एक मुद्दा जो कल लगातार चर्चा में बना रहा वो ये था कि G20 में आए हुए लोगों को खाने पर बुलाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड भेजा गया था हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसमें ये लिखा था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ा, लगातार यही बात चलती रही। इसको लेकर अलग-अलग कयास लगाए जाने लगे कि जल्दी ही इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो मतलब बहुत सारी कयासें लगाई गई, जिसको जो समझ आया उसने वो कहा। तो हमें यहाँ राजनीतिक दांव-पेच में नहीं फँसना, हमें बस ये समझना है कि क्या ये सही था या गलत था। देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है, वो ये कहता है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसको हिंदी में कहें तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब यहाँ पे हमारा संविधान ये खुद कहता है कि इंडिया जो कि भारत है, यानी चाहे हम इंडिया कहें चाहे भारत के, दोनों ही नाम हमारे देश के हैं। तो अगर प्रेसिडेंट जी के द्वारा द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल लिखा जा सकता है उस कार्ड पे। संवैधानिक रूप से ये बिल्कुल गलत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो सत्ता पक्ष था और जो अन्य पक्ष थे, इसमें विवाद छिड़ गया कि इंडिया नाम का जो गठबंधन है, इसको लेकर के ये डर बना हुआ है कि इंडिया इंडिया इंडिया, इस वजह से इस नाम को बदल करके भारत किया जा रहा है। और फिर जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है औपनिवेशिक सत्ता की याद दिलाता है, औपनिवेशिक अवशेष है, तो इसको बदल करके सिर्फ भारत कर दिया जाए। देखते हैं आने वाले समय में इसका भारत का नाम बदल करके भारत किया जाता है कि नहीं, मतलब भारत जो नाम पहले से है उसको बदल करके भारत फिर से क्या करना है यार, इंडिया दैट इज भारत, तो भारत तो ये है ना पहले से। अब जब इसका नाम बदल दिया जाएगा, इंडिया हटा करके सिर्फ भारत कर दिया जाएगा, तब हम इसके बारे में पूरे डिटेल्स में देख लेंगे कि क्या प्रोसेस है, और कोई अगर देश नाम बदलना चाहता है तो कैसे बदल सकता है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है, कौन से प्रस्ताव लाए जा सकते हैं, और क्या ये मुमकिन है कि नहीं, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, सारी चीज़ हम देख लेंगे। अभी यहाँ पे ये मुद्दा समझिए कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की वजह से ये सारा बवाल हो गया था, जो कि अगर इस तरीके से देखा जाए कि लिखा गया था तो क्या गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद एक खुद कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, तो यहाँ पे हम चाहे इंडिया लिखे चाहे भारत लिखो तो हमारे ऊपर है। तो अगर अभी तक देखा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं था संवैधानिक रूप से। अब देखिए यहाँ पे राजनीतिक दांव-पेच में नहीं फँसना है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे हमें निष्पक्ष रहना है, तटस्थ रहना है, ना कि राजनीतिक दांव-पेच में फँसना है। ये सारे मामले जो होते हैं ना, इस तरीके के मामले तुरंत राजनीतिक दांव-पेच पकड़ लेते हैं, राजनीतिक तूल पकड़ लेते हैं, और फिर इसमें बहुत सारे लोग पिसने लगते हैं। फिर यहाँ पे हर कोई अपना निर्णय देने लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। हमको इन सारी चीज़ों में नहीं फँसना है, हमें बस ये देखना है कि संवैधानिक रूप से गलत था क्या? तो संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत नहीं था, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी थी। उसके अलावा अगर नाम बदला जाता है फ्यूचर में, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि यूनाइटेड नेशन में नाम बदलने की क्या प्रक्रिया है, कौन-सा प्रस्ताव लाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट डिस्कशन। यहाँ पे बात की जा रही है एक योजना के बारे में, उसका नाम है पीएम दक्ष योजना। अच्छा, दक्ष का हिंदी में मतलब ही होता है कि किसी चीज को कर पाने में सक्षम होना, इसी को दक्षता कहते हैं, इसी को दक्ष कहते हैं। ये कौन से मंत्रालय की स्कीम है? तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम है। इसको किस लिए लाया गया था? तो इसको लाया गया था कौशल विकास के लिए। अब कौन से समूह के कौशल विकास के लिए लाया गया था, कब लाया गया था, इसका बजट क्या था, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यही सारी चीजें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इस वजह से है क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने इसके तहत खर्चा जो हुआ उसके बारे में जानकारी दी है, तो इस वजह से ये योजना चर्चा में आ गई है। तो हम जानते हैं इस योजना के बारे में पूरा विस्तार से। इस योजना को वर्ष 2020-21 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत लक्षित समूहों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे कि क्या होगा, तो अप स्किलिंग हो गया, यानी जिनके पास स्किल है उसको और अच्छे लेवल पर लेकर के चलना, उसके अलावा रीस्किलिंग, उनको फिर से कौशल देना। उसके अलावा बात की जा रही है उद्यमता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस योजना के तहत। ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम इनको कौन आयोजित कराएगा, तो बात की जाए सरकारी प्रशिक्षण संस्थान हो गए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों एवं अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकते हैं, तो बात की जा रही है एससी हो गए, उसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उसके अलावा विमुक्त जनजाति, कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और अन्य समान श्रेणियों के हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति, ये लोग इस योजना के योग्य हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसका कार्यान्वयन कौन करेगा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत 3 निगमों के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें पहले निगम क्या है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, उसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, उसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम।
तो ये 3 संस्थान, 3 निगम ऐसे हैं जो मिल करके इस योजना को लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में लक्षित समूहों के 2,73,152 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उसके अलावा बात की जा रही है कि वर्ष 2021-22 के दौरान इन तीनों निगमों के माध्यम से लक्षित समूहों के लगभग 50,000 लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का महत्व क्या है? तो बात की जा रही है न्यूनतम आर्थिक संपत्ति। जैसे आप देखेंगे, जिस समूह को ये टारगेट करके लाई गई योजना, जैसे एससी समुदाय हो गया, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, इनकी आर्थिक स्थिति उतनी भी मजबूत नहीं होती है, तो इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। उसके अलावा बात की जाए कि लक्षित समूहों के कई व्यक्ति ग्रामीण कारीगरों की श्रेणी से संबंधित होते हैं। बाजार में बेहतर तकनीकों के आने के कारण हाशिए पर चले गए हैं बेचारे ये लोग, तो अब इनको भी देखना है कि इनको कौशल विकास किया जाए, स्किल दिया जाए, ताकि लोग क्या कर सकें, जो वर्तमान समय में कारीगर हैं, उनसे बीट कर सकें, जो टेक्नोलॉजी है उनको समझ सकें, उनको साथ मिलकर के साथ काम कर सकें। उसके अलावा बात की जा रही है महिलाओं का सशक्तिकरण, तो महिलाओं को उनके समग्र घरेलू मजबूरियों के कारण मजदूरी, रोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें आम तौर पर लंबे समय तक काम करने के घंटे और कभी-कभी दूसरे शहरों में प्रवास करना शामिल होता है। इन लक्षित समूहों के मध्य महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं कौशल विकास से संबंधित अन्य कौन-कौन सी पहल चलाई जा रही है। तो इसमें पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर भारत के युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो इसके तहत क्या किया, 300 ऐसे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं, जो क्या करते हैं, तो युवाओं में कौशल विकास करते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना। इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। योजना के तहत पंजीकृत रोजगार चाहने वाले युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह परियोजना केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। तो इसको ध्यान में रखें कि ये योजना कौन किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, तो केंद्रीय रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के महानिदेशालय द्वारा। उसके अलावा बात करें संकल्प योजना के बारे में, तो यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से जिला स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना ये होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के पैसा देती हैं। और एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, तो इसमें 100% पैसा कौन देता है, केंद्र सरकार देती है। उसके अलावा बात करें कौशल्याचार पुरस्कार के बारे में। इस पुरस्कार को कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता देने और अधिक प्रशिक्षकों को कौशल भारत मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उसके अलावा बात की जा रही है श्रेयस के बारे में। ये श्रेयस अय्यर नहीं है, ठीक है ना, ये श्रेयस है, योजना है ये। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, एनएपीएस के माध्यम से आगामी सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शिक्षुता अवसर प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण और कौशल श्रेयस योजना शुरू की गई है। जो अप्रेंटिसशिप होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की जाए, जैसे देखेंगे जो आईटीआई करके जाते हैं, वो अप्रेंटिसशिप भी करते हैं। कई बार ये रेलवे में भी आता है, कई बार अन्य कंपनियों में करते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि इनको भी प्रोत्साहन देना है। उसके अलावा बात की जा रही है असीम पोर्टल के बारे में, तो इसको वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। यह पोर्टल कौशल युक्त लोगों को अस्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है। दोस्तों, आप लोग को सावधान होने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी एक बैक्टीरिया के बारे में पता चला है। इसलिए बैक्टीरिया क्या करता है, तो समुद्री फूड जो होते हैं, सी फूड जो होता है, इसमें पाया जाता है। अब सी फूड में क्या-क्या आता है, जैसे मछली हो गई, झींगा हो गए, ऑयस्टर हो गया, केकड़ा हो गया, उसके अलावा कुछ प्रकार के सीप भी होते हैं, उसके अलावा शैवाल जो होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं सी फूड में। अगर इनको कोई खाता है तो सावधान हो जाए, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो वल्निकस। इसी बैक्टीरिया के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसके लक्षण क्या और ये क्या-क्या प्रभाव डाल सकता है। ये क्या कर सकता है, ये जान के आप लोग को बहुत बड़ी हैरानी होने वाली है। मतलब लगेगा यार इतना खतरनाक, ये कैसे हो सकता है? देखिए, हम इस मुद्दे पे नहीं जाएँगे कि कोई सी फूड खाता है तो वो सही करता है या गलत करता है। ये सबकी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वो जो चाहे वो खा सकता है। हमें इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। तो हम ये बिल्कुल जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो खाना सही है या गलत है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसका जो दिल करता है वो खा सकता है। इसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मैं बस इतना ही कहूँगा। हम जानने वाले हैं इस बैक्टीरिया के बारे में जिसका नाम है विब्रियो वल्निकस के बारे में। अब जानते हैं हम विब्रियो वल्निकस के बारे में, तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो घातक संक्रमण का कारण बन सकता है। बात की जा रही है कि फैलता कैसे है, तो जब कोई घाव कच्चे या अधपके समुद्री भोजन, उसके रस
या उसके टपकते पानी या नमक के पानी के संपर्क में आता है। यानी जो समुद्री भोजन होता है और उसका जो द्रव होता है, अगर द्रव हमारे बॉडी के घाव में लग गया या कहीं भी इस तरीके से हमसे संपर्क में आता है, तभी ये बैक्टीरिया हमारे अंदर घुसता है और ये एक से एक इम्पैक्ट डालता है, उसके बारे में भी अभी जानेंगे। तो आप लोग को लगे यार बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है ये। अब देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, तो बात की जा रही है संक्रमित घाव के आसपास की त्वचा, मांसपेशियों, नसों, वसा और रक्त वाहिकाओं को खा जाता है। अब सोचिए कि कितना खतरनाक बैक्टीरिया है, मांसपेशी तक को खा जा रहा है भाई, नसों को खा जा रहा है, वसा को खा जा रहा है। भाई कितने साल का भुक्कड़ है तू? जैसे दीमक नहीं होते कि जहाँ रहते हैं उसी को धीरे-धीरे खोखला कर देते हैं। कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं, तो उस उनकी बात नहीं की जा रही है अभी। अभी बात की जा रही है विब्रियो वल्निकस के बारे में। इसका और गंभीर मामला क्या हो सकता है? तो इसको कहते हैं सेप्टिसीमिया। अब सेप्टिसीमिया क्या होता है? सेप्टिसीमिया तब होता है जब ये बैक्टीरिया हमारे खून में मिल जाए, ब्लड में मिल जाए और ये ब्लड के साथ बहना शुरू कर दे। अब सोचिए मतलब अभी घाव के आस-पास था तो उसको खा रहा था। अगर खून में मिल गया तब हमारी क्या हालत होगी? उसके बारे में बात की जा रही है। अब जब हमारे ब्लड में घुस जाता है तो फिर क्या कंडीशन बनती है? तो बहुत ही नकारात्मक रूप से बहुत ही तेज़ हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है यानी कि कम हो जाता है। और इसी को सेप्टिक शॉक कहा गया है। अब अचानक से ब्लड प्रेशर गिर गया तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल जाएँगी। इसके संकेत और लक्षण क्या हैं? तो पानी जैसा दस्त, अक्सर पेट में ऐंठन, मतली आना, उल्टी और बुखार ये होता है, इसके लक्षण हैं, इसके संकेत हैं। अगर ये हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर गया तब क्या-क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो बात की जा रही है बुखार, ठंड लगना, खतरनाक रूप से निम्न रक्तचाप और फोफलेदार त्वचा के घाव। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये 2 कंडीशन देख के आपको लगे कि यार ये तो कहीं बैक्टीरिया नहीं आ गया मेरे शरीर में। ठीक है, ये कई बार होता है कि नॉर्मली भी बुखार और ठंड लगने वाली जैसी कंडीशन बन जाती है, तो इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको डाउट भी है, थोड़ा-सा भी डाउट है तो एक बार चेक करा लीजिएगा, क्योंकि भाई कब क्या कंडीशन बन जाए किसी को पता नहीं है। उसके अलावा बात करें कि अगर घाव है कहीं, उसको संक्रमित करता है तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? तो बुखार, लालिमा यानी कि जो घाव रहेगा उसके आस-पास लाल हो जाएगा। उसके अलावा दर्द हो गया, सूजन, गर्मी, मलिनीकरण, उसके अलावा स्राव यानी कि जो तरल पदार्थ होता है ना वो भी रिसने लगेगा जैसे पसीना हो गया, पेशाब हो गया, ये सारी चीज़ें कहते हैं तरल पदार्थ कहलाती हैं किसी की बॉडी की। जैसे यहाँ पे बात की गई थी इसके सी फूड के बारे में। तो इसी तरीके से हमारे शरीर से भी पसीना निकलेगा या वहाँ से देखते हैं ना कई बार कुछ और भी तरल पदार्थ निकलते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और बड़ी बात तो ये है कि इससे बचने का बस एकमात्र तरीका ये है कि इसके संपर्क में ही ना आओ। मतलब इसको घर लेके आओ ही मत, बवाल ही मत पालो, नहीं तो कोई और नहीं बचा पाएगा। अभी तक ना तो कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई इंजेक्शन बना है। इसका इससे बचने का बस यही एक तरीका है कि इसके संपर्क में ना आएँ। और अगर फूड ला भी रहे हैं, सी फूड ला भी रहे हैं, तो उसको अच्छे से पकाइए, अच्छे से धुलिए, बॉयल करिए, उसके बाद ही खाइए। और इस तरीके से अगर कोई समुद्री जीव छू भी ले रहे हैं, सी फूड छू भी ले रहे हैं, तो क्या करना है तुरंत उसको साबुन से, सैनिटाइज़र से हाथ धुलना है, ठीक है ना? और ये देखिए मज़ाक की बात नहीं है, भले से मेरे चेहरे पे थोड़ी-सी हँसी इसलिए है ताकि आप लोग इसको समझें, लेकिन इसको सीरियस लीजिए। किसी के साथ भी भगवान ना करे ऐसी कोई कंडीशन बने, तो इसको सीरियस लीजिए एकदम। अगर कोई लोग सी फूड खाते हैं, तो वो चाहे खाएँ, चाहे ना खाएँ, वो उनका पर्सनल मामला है, लेकिन सावधानी बरतना ज़रूरी है, ठीक है ना? अब वही सारी चीज़ें इस इमेज के माध्यम से बताई गई हैं और यहाँ पे एक और इमेज है इसमें कि कैसे जा सकता है हमारे बॉडी में, यहाँ पे लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करें। देखिए घाव के आस-पास लाल हो जा रहा है, दर्द होगा, ऐंठन होगी पेट में, ये चीज़ दिखाई गई है और यहाँ से कैसे जा सकता है, तो ये जो कटा हुआ है घाव है, इसके माध्यम से भी जा सकता है या हम जो सी फूड खा रहे हैं उसके माध्यम से जा सकता है। तो इमेज के थ्रू वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश की गई हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो एक मूवी है, कोई इसमें डायलॉग है कि कभी-कभी लगता है आपनिश भगवान है, शायद यही डायलॉग है। तो इसी तरीके से कभी-कभी लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, जब पूरे विश्व पर अपना राज होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अभी देखिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ऋषि सुनक साहब, ये भी भारतीय मूल के हैं। अब नंबर आ गया सिंगापुर का। सिंगापुर के जो अभी हाल ही में 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये भी भारतीय मूल के हैं। और यूएसए के कई सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ पे भारत से जुड़े लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे राज्य करते हैं, वो हेड हैं। तो इस तरीके से कई बार ऐसा लगता है कि जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, पूरे विश्व को ओवरटेक कर लेंगे, हर जगह हमसे जुड़े लोग ही होंगे। मैं तो सोच रहा हूँ चाइना का नंबर कब आएगा? सबसे पहले तो इसको खत्म करो। ये बहुत परेशान करता है हम लोग को, बहुत सताता है। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने आदमी को बिठाओ ताकि यहाँ से प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए और हम लोग अन्य चीज़ों पे फ़ोकस कर सकें। अब ये जो 9वें राष्ट्रपति चुने गए सिंगापुर के, इनका नाम है थरमन शनमुगरतन। तो अब हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में, क्योंकि चर्चा में आ गए हैं, भारतीय मूल के हैं, उसके अलावा यहाँ पे सिंगापुर भी चर्चा में है और कई बार देखते हैं कि विज़िट होती रहती है हमारे यहाँ से लोगों की वहाँ पे। कभी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, कभी हमारे रक्षा मंत्री जाते हैं, तो इस तरीके से विज़िट चलती रहती है। तो एक बार हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में पूरा विस्तार से। यहाँ पे बात करें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, भारतीय मूल के थरमन शनमुगरत्नम ने 70.4% वोटों के साथ सिंगापुर के राष्ट्रपति पद की दौड़ जीती है और अगले 6 वर्षों के लिए यहाँ पे राज्य करने वाले हैं, उसका नेतृत्व करने वाले हैं और ये तीसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं ऐसा करने वाले। सब्र रखो, जल्दी वो दिन आएगा।
अब यहाँ पर हम जानते हैं भारत और सिंगापुर के संबंधों के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट है राजनीतिक संबंध। बात की जा रही है 24 अगस्त 1965 को जब सिंगापुर आज़ाद हुआ, तो इसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से हम भी एक थे। उसके अलावा सिंगापुर के विदेश और कानून मंत्री के शनमुगम नई सरकार से मिलने वाले किसी भी आसियान देश के पहले मंत्री थे। सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री गोह चोक टोंग को 2004 में अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर सांस्कृतिक संबंध देखें तो कई सारे सांस्कृतिक समाज हमारे जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे क्या होगा, टेम्पल ऑफ फाइन आर्ट्स, सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी, उसके अलावा नृत्यालय, काला मंदिर आदि भारतीय शास्त्रीय नृत्य और कलाओं को बढ़ावा देते हैं। और यहाँ पे दीपावली जो है वो प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा बात की जा रही है कि सिंगापुर में भारतीय आबादी लगभग 9.1% या लगभग 3.5 लाख के आसपास है। और यहाँ पे जो तमिल है ना, सिंगापुर की 4 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। उसके अलावा यहाँ के स्कूलों में हिंदी, गुजराती, उर्दू, बंगाली और पंजाबी भी पढ़ाई जाती है। अगर हम आर्थिक संबंध देखें तो द्विपक्षीय व्यापार 1980-81 में कितना था, 12.4 मिलियन डॉलर था। यही बढ़ करके 2013-14 में 2.18 बिलियन हो गया है। उसके अलावा बात करें कि जो आसियान संगठन है, इसमें सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। और जो आसियान से हमारा व्यापार हुआ था, इसमें से 27.3% सिर्फ हमने किससे किया, तो सिंगापुर से किया। कब की बात की जा रही है, तो 2021-22 की बात की जा रही है। उसके अलावा बात करें वर्ष 2013-14 में मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए सिंगापुर ने क्या किया, तो भारत में जो एफडीआई आता है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका, सिंगापुर का। एफडीआई क्या है, जो विदेशों से आने वाली पूंजी होती है, इसी को कहा जाता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं पे बात की जा रही है कि सिंगापुर में बाहरी भारतीय एफडीआई 2004-5 में 351 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 33.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। जून 2005 में भारत ने सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके अलावा 232 साप्ताहिक सेवाओं वाली 9 एयरलाइनों के साथ सिंगापुर का भारत से सबसे बड़ा हवाई संपर्क है। अगर हम देखें रक्षा और सुरक्षा सहयोग, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पे दोनों देश मिल करके क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। उसके अलावा 2003 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौता और 2015 में अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया। उसके अलावा 2017 में नौसेना सहयोग समझौता हस्ताक्षर किया गया था। सैन्य अभ्यास कौन कौन से है, तो इसमें है सिम्बैक्स, ये नेवी का है। और यहाँ पे एयरफोर्स का सिंडेक्स है। और उसके अलावा सेना का कौन सा है, तो बोल्ड कुरुक्षेत्र है। इसको ध्यान में रखें, कई बार वनडे एग्जाम में या प्री में पूछा जा सकता है इस तरीके का। यहाँ पे बात की जा रही है शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पहला पॉइंट, DSTCII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण का आयोजन फरवरी 2022 में किया गया था। यहाँ पे DST का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा CII का पूरा नाम है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ। उसके अलावा बात की जा रही है कि इसरो ने 2011 में सिंगापुर का पहला स्वदेश निर्मित माइक्रो सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस PBD 6 से 7 जनवरी 2018 को सिंगापुर में आयोजित किया गया था। तो दोनों देशों के बीच ये सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे संबंध है और बहुत ही अच्छे स्तर के संबंध। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि FATF विचार कर रहा है, किसके बारे में विचार कर रहा है और विचार क्यों कर रहा है, तो विचार इस वजह से कर रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोन लेते हैं, उसके बाद देश छोड़ के भाग जाते हैं या उसकी अदायगी नहीं करते हैं और यहाँ पे भाग करके दूसरे देश में छुप जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब हम इंडिया नहीं आएंगे, या जिस देश से भागे रहते हैं उस देश में नहीं आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए तो बताने की जरूरत है नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। विजय माल्या हो गए, मेहुल चौकसी हो गए, नीरव मोदी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हैं हमारे यहाँ पे। तो इन्हीं की नकल कसने के लिए यहाँ पे FATF कदम उठाने की बात कर रहा है। इन्हीं की नाक में दम करने के लिए FATF कह रहा है कि हमें कोई वैश्विक समझौता करना पड़ेगा, कोई कानून लेकर के आना पड़ेगा ताकि इनसे निपटा जा सके। और ये जो कानून है ये बाध्यकारी रहे, ऐसा नहीं कि स्वैच्छिक रहेगा, जिसको मन करे वो लागू करे, जिसको मन करे वो ना लागू करे, बल्कि ये बाध्यकारी रहे कानूनी रूप से, ताकि सारे देश इसको लागू कर सकें। तो आइए जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में पूरे डिटेल्स में। यहाँ पे बात की जा रही है कि शीर्ष सरकारी सूत्रों के अनुसार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विभिन्न देशों के भगोड़े आर्थिक अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए बाध्यकारी नियमों के एक सेट पर विचार विमर्श कर रहा है। और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये लोग पैसे लेके जो भागते हैं ना, 1,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, हम लोग तो बस इतना अमाउंट सुनते हैं यार, मतलब पता नहीं सच में होता है कि नहीं, हमने कभी देखा नहीं, बस सुन रहे हैं। लेकिन ये पैसा जो लेके भागते हैं वो पैसा किसका होता है, हम ही लोग का तो है, हम लोग तो टैक्स भर रहे हैं। तभी तो बैंक के पास यहाँ पे आ रहा है पैसा, हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो लोग लोन पे देते हैं। अब यहाँ पे ये लोन नहीं चुका पा रहे हैं, लेके भाग जा रहे हैं, किसी और देश में जाके छुप जा रहे हैं, वहाँ पे ऐश कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम इंडिया में नहीं आएंगे। और यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो भी इसका फायदा उठाती हैं, कहती है कि इंडिया की जेल ऐसी है वैसी है, यहाँ पे तो वैसी सजा हो जाएगी, हम लोग नहीं भेजेंगे, पहले मानवीय स्थितियों को उपलब्ध कराइए। अब जो अमानवीय कार्य करके भागा है, मतलब ना जाने कितने सारे लोग का अधिकार लेकर के भागा है, कितने सारे लोग की जमा पूंजी लेकर के भागा है,
पहले उसके लिए हम मानवीय स्थितियाँ उपलब्ध कराएँ, तब ये देश हमें उसको सौंपेंगे। तो यहाँ पे अच्छी बात है कि एफएटीएफ इस पे विचार कर रहा है कि इसके लिए कोई बाध्यकारी कानूनी समझौता लाया जाए ताकि सारे देश मिलके काम कर सकें। एफएटीएफ की स्थापना 1989 के जी7 शिखर सम्मेलन में पेरिस में की गई थी और इसका मुख्यालय भी यहीं रख दिया गया था। मतलब ये लोग सोचे यार कहाँ जाएँगे फालतू मुख्यालय खोजने, इससे अच्छा जहाँ पे स्थापना हुई है वहीं पे मुख्यालय भी खोल दिया जाए, सबके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 यानी कि 1989 में हुई थी। किसके द्वारा की गई? तो जी7 के द्वारा की गई, ये ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना किसके लिए की गई थी? तो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में कहते हैं धन शोधन और टेरर फाइनेंसिंग को कहते हैं आतंकी वित्त पोषण। देखिए यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का या धन शोधन का क्या मतलब होता है? जो गलत तरीके से कमाया गया पैसा है उसको सही करना, यानी ब्लैक धन को व्हाइट करना, इसी को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इसका ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे किया जाता है? तो टेरर फंडिंग में किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग में किया जाता है। यानी आतंकी वित्त पोषण में ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए पैसे का यूज़ किया जाता है। तो वही सारी बात की जा रही है। इसी जैसे वित्तीय अपराधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है ये एफएटीएफ। इसका उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में वृद्धि के बारे में चिंता जताने के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली में खामियों को दूर करना। इसके कुल 39 सदस्य हैं, भारत भी इसका एक सदस्य देश है। इंडोनेशिया एकमात्र इसका पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक देश क्या होता है कि इसकी कार्रवाई में भाग तो लेगा, लेकिन मत नहीं दे सकता है। फिर फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में इसको अपना सदस्य बना लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए भारत 2006 में पर्यवेक्षक की स्थिति में शामिल हुआ था और 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बन गया। जैसे इसको अगर हमारे संसद के स्तर पे देखेंगे तो एक पर्सन होता है, उसका नाम है अटॉर्नी जनरल। ये संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, उसकी समिति का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जहाँ मत की बात आती है, किसी मुद्दे को लेकर के विचार विमर्श होता है और मताधिकार यहाँ पे दिया जाता है कि आप लोग वोटिंग करिए कि क्या सही है, क्या गलत है, किस पक्ष में फैसला लिया जाए। तो यहाँ पे एजी को वोटिंग का फैसला नहीं होता है, मत देने का फैसला नहीं होता है। इसी तरीके से जो पर्यवेक्षक देश होते हैं, ये शामिल तो होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप ये वोट नहीं दे पाएँगे। उसके अलावा बात करें कि एफएटीएफ का जो निर्णय लेने वाली संस्था है, जो निकाय है, उसको 1 साल में कम से कम 3 बार मिलना होता है। और ये क्या कहता है, तो देशों की वित्तीय प्रणालियों में खामियों को दूर करने और उन्हें अवैध वित्तीय गतिविधियों के प्रति कम संवेदनशील बनाने के लिए मानकों या सिफारिशों को निर्धारित करता है। उसके अलावा बात करें कि निर्धारित मानकों पर उनके प्रदर्शन की जांच करने के लिए देशों के पारस्परिक मूल्यांकन नामक नियमित सहकर्मी समीक्षा मूल्यांकन आयोजित करता है। आप सबने सुना होगा ना कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, बहुत जल्दी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो लिस्ट है क्या? किसकी लिस्ट है? वो है एफएटीएफ की लिस्ट। तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे बात ये रहेगी कि आपराधिक वित्तीय गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एफएटीएफ के साथ काम करने वाले ग्रे देशों को बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार के रूप में नामित किया गया है। ऐसे देशों के लिए वॉच डॉग अन्य सदस्यों को सूचीबद्ध देश की तुलना में उचित परिश्रम के उपाय करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन उन्हें उन देशों के जोखिमों पर विचार करने के लिए कहता है। यानी जिन देशों को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो बाकी अन्य सदस्य देशों से ये कहा जाता है कि इसके ऊपर विचार कर लीजिएगा, यहाँ पे निवेश करने से पहले, यहाँ पे कोई भी परिश्रम करने से पहले, इस इनसे किसी भी तरीके से रिश्ता रखने से पहले एक बार विचार कर लीजिएगा, एक बार सोच समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आपका भी नुकसान हो जाए। क्योंकि अगर ये नहीं सुधरते हैं, तो आने वाले समय में इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसके प्रभाव के बारे में भी हम आगे जानेंगे। वैसे मैं 1-2 पॉइंट बता देता हूँ, जैसे इसका प्रभाव व्यापार पर पड़ता है। उसके अलावा आईएमएफ हो गया, इनसे लोन लेना होगा तब भी प्रभाव पड़ेगा और जो विकसित कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन जैसी, तो ये लोग क्या करते हैं, व्यापार भी नहीं करती हैं, आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है इसका। अभी वर्तमान में 22 देश ऐसे हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं। जहाँ तक काली सूची का संबंध है, इसका अर्थ है उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में नामित देश जो कार्रवाई के लिए बुलाए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है वॉच डॉग, ये वॉच डॉग है, ये एफएटीएफ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? आप सोचो कि यार ये कौन-सा डॉग है? अभी तक हमें पता ही नहीं था। जो निगरानी रखने वाली संस्था होती है ना, उसको कहा जाता है वॉच डॉग। तो ये एफएटीएफ को यहाँ पे वॉच डॉग कहा गया है। अब ब्लैक लिस्ट जो है उसमें ऐसे देशों को रखा जाता है जहाँ पे बहुत हाई रिस्क होता है। मतलब ये लोग पक्का पाए जाते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं कि ये लोग टेरर फंडिंग कर रहे थे या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शामिल थे। तो इस वजह से इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। और जब ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब दिल करे इसको बुला लें। जैसे होता नहीं है कि मान लीजिए कोई इलाका है, तो यहाँ पे जो पुलिस चौकी रहती है, इनको पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फिक्स है जो यहाँ पे चोरी करते हैं। तो जब शहर में बहुत बड़े लेवल पर कोई चोरी होती है, किसी बड़े आदमी के घर पे चोरी होती है, तो सबसे पहले इन चोरों को पकड़ा जाता है कि चल बता। तो इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है कि जिसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब अगर कहीं भी कोई हो जाता है तो सबसे पहले इन्हें को उठा के लाया जाता है कि चलो बताओ कैसे हुआ है? तुम्हारा हाथ तो नहीं है? क्या-क्या पीछे चल रहा है? तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात की जा रही है कि इस मामले में देशों के पास अपने एएमएल या सीएफटी धन शोधन निरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण व्यवस्थाओं में काफी कमियां हैं और निकाय सदस्यों और गैर सदस्यों से उचित सावधानी बरतने का आह्वान किया जाता है, जिनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे गंभीर मामलों में सदस्यों को सूचीबद्ध देशों पर प्रतिबंध जैसे प्रति उपाय लागू करने के लिए कहा जाता है। फिलहाल उत्तर कोरिया हो गया, म्यांमार हो गया और ईरान, ये लोग कहाँ पे तो ब्लैक लिस्ट में हैं।
जब किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ये सारी कंडीशन बनती है, ये सारी कंडीशन की जा सकती है उस देश के साथ। एक बार पाकिस्तान जाते-जाते बचा था। मतलब वो भी चला जाता अगर सुधार नहीं किया होता। ये लोग यार पता नहीं क्या फालतू आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, मतलब सबका नुकसान आतंकवाद को बढ़ावा देने के, दूसरे के चक्कर में परेशान करने के चक्कर में आप खुद ही परेशान हो जाते हो। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए, ब्लैक सूची में आ गए, ब्लैक लिस्ट में आ गए तो फिर क्या परिणाम होगा? देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, उसके अलावा एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके अलावा यूरोपीय संघ जैसे संगठनों से सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। ये पूंजी प्रवाह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। ये एफएटीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय है, मैप के थ्रू दिखाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। मूल रूप से इसको 1989 में जी7 के द्वारा किसके लिए बनाया गया था? तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था, धन शोधन को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2001 में इसमें टेरर फंडिंग भी ऐड कर ली गई, यानी आतंकी वित्त पोषण को भी शामिल कर लिया गया 2001 में। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसकी स्थापना आप देख सकते हैं कि 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में। उसके अलावा इसके जो हेड हैं, प्रेसिडेंट है, वो कौन है? मार्कस प्लेयर इसके हेड है। इसके सदस्यों की संख्या 39 है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एफएटीएफ की लिस्ट है उसके बारे में, तो इसमें पहला है ग्रे लिस्ट। इसमें ऐसे देशों को रखा जाता है जो धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण के लिए स्वर्ग मानी जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बताने की जरूरत है नहीं, हमारे पड़ोसी ही है, सबको पता है उसके बारे में। और भाई साहब काफी लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रहे भी हैं, तो इनको एक्सपीरियंस भी होगा। और यहाँ पे ग्रे लिस्ट एक प्रकार की वार्निंग होती है कि अगर नहीं सुधरे ना तो उठा के ब्लैक लिस्ट में फेंक दिए जाओगे, तो सुधर जाओ। वो नहीं होता जैसे हमारे एग्जाम से पहले टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, तो उसमें पता चलता है कि यार हम सही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गलती हो रही है, तो हमारे लिए एक तरीके से क्या होती है, वार्निंग होती है कि अभी सुधर जाइए, यहाँ पे गलती हो रही है। कभी हम नोट नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि नहीं लिखा स्टेटमेंट हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ सही है, पूछ रहा है जबकि उसने पूछा था सही नहीं है। या कभी हम देख रहे हैं कि असत्य को सत्य पढ़ दे रहे हैं। इस तरीके से जो माइनर गलती होती है उसको सुधारने की बात की जा रही है। तो इसी तरीके से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि ग्रे लिस्ट में डालने के बाद इनको कहा जाता है सुधर जाओ भैया, नहीं तो अगला नंबर ब्लैक लिस्ट का है। और जब ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाओगे ना, तो ना तो लोन मिलेगा, ना तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपके साथ समझौता भी नहीं करेंगे, आर्थिक व्यापार भी नहीं करेंगे, और बहुत सारा नुकसान होने वाला है आपको। उसके बाद ब्लैक लिस्ट के बारे में जाना जाए तो ब्लैक लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जो इन मामलों पे टेरर फंडिंग हो गया, उसके अलावा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, इसमें सपोर्ट नहीं करते, इसमें सहयोग नहीं करते हैं, तो इनको इस सूची में रखा जाता है। जैसे देखिए नॉर्थ कोरिया क्या कहता है, जो करना करो, मैं तो कुछ भी डरने वाला नहीं हूँ किसी से। तो इस तरीके से ऐसे देशों को यहाँ पे रखा जाता है ब्लैक लिस्ट। और जो ये लिस्ट है ना, ये टाइम टू टाइम अपडेट भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि एक बार जिसको डाल दिया फिर उसको निकालते नहीं, वो प्रदर्शन के आधार पर अपडेट होती रहती है। अगर किसी का प्रदर्शन बिगड़ता है तो उसको ग्रे लिस्ट, उसके बाद ब्लैक लिस्ट में भेज दिया जाता है। और अगर किसी का प्रदर्शन सुधरता है, वो लोग सही से अच्छे लेवल पर इसको लागू करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं, वित्त पोषण को रोकते हैं आतंकी, तो ये क्या करते हैं, इनको हटा भी देते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ईरान है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, यहाँ पे बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया के बारे में, ठीक है? साउथ कोरिया के बारे में बात नहीं की जा रही। तो नॉर्थ कोरिया हो गया और ईरान हो गया, इनको बहुत ही हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। ये कथा कहानी तो हो गई एफएटीएफ की और वैश्विक स्तर की। अब हम जानते हैं अपने देश के स्तर पर हमारे देश में कोई कानून है कि नहीं इससे निपटने के लिए। तो हमारे देश में एक कानून है, उसका नाम है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसको कहते हैं एफईओ। अब इसके तहत आर्थिक अपराधी किसको माना जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति को माना जाएगा जो 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक के, या तो एक अपराध किया हो या तो एक से अधिक अपराध किया हो, और अब ये सजा से बचने के लिए देश छोड़ के भाग गया हो, देश के बाहर हो और वहां से आने से मना कर रहा हो, या सजा का सामना करने के लिए किसी भी तरीके से बचने की कोशिश कर रहा हो, तो इनको आर्थिक अपराधी घोषित किया जाएगा। कौन से अधिनियम के तहत? तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत। यह अधिनियम सजा का क्या प्रावधान करता है? तो यह अधिनियम भगौड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देता है और उनके त्वरित मुकदमे के लिए एक तंत्र बनाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक अपराधों से निपटना और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। यहाँ पे कुछ फेमस चेहरे दिए गए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे भारत देश में। तो इसको देख सकते हैं आप लोग, ये फेमस चेहरे हैं कुछ जिसको सब लोग पहचानते होंगे। अब मतलब यार क्या कहा जाए, ये लोग ऐश कर रहे हैं, भाग गए हैं देश छोड़ करके, और यहाँ पे परेशान कौन हो रहा है? बेचारा गरीब जनता जिनका पैसा लेकर के भागे हैं। जरूरी है कि ऐसे लोग को सजा दी जाए, बिल्कुल दी जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग का मन बढ़ेगा, बहुत सारे लोग फ्रॉड करेंगे और फिर भाग जाएंगे विदेश। अब इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं, तो बात की जा रही है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करना जो अभियोजन से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं या आरोपों का सामना करने के लिए वापस लौटने से इनकार कर रहे हैं। यानी जो देश छोड़ के भाग गए हैं और अब देश में वापस आने से मना कर रहे हैं, तो इनकी जितनी भी संपत्ति उसको जब्त कर लिया जाए, उनकी बिक्री कर दी जाए, या किसी भी तरीके से उससे पैसा निकाला जाए, बस उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और ऐसे मामलों को देखने के लिए एक विशेष अदालत बनाई जाएगी। कौन सा अधिनियम के तहत? पीएमएलए। ये एमएलए साहब नहीं है, विधायक साहब नहीं है, इसका नाम है पूरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। इसी के तहत बनाई जाती है एक विशेष अदालत।
ये क्या करती है, तो किसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में नामित कर सकती है। इसे बेनामी संपत्ति और आपराधिक लाभ सहित भारत या विदेश में किसी भी संपत्ति को लेने का अधिकार है, यानी किसी भी जगह अगर संपत्ति है उसकी भगौड़े की, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको जब्त कर सकते हैं, चाहे वो विदेश में हो चाहे भारत में हो। इस अधिनियम के तहत इनको अधिकार मिला हुआ है। अब देखिए स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि सिर्फ अपने देश में अलाउ है या भारत के बाहर भी यानी विदेश में भी अलाउ है। तो हमको लगा यार विदेश में अगर संपत्ति है तो हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपने देश में होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है कि चाहे वो भारत हुआ चाहे विदेश हुआ, दोनों जगह की संपत्ति हम जब्त कर सकते हैं इस अधिनियम के तहत। उसके अलावा बात की जा रही है कि जब्त करने पर केंद्र सरकार एकमात्र मालिक बन जाएगी और संपत्ति के सभी अधिकार और शीर्षक जैसे कि संपत्ति पर कुशुल्क का मालिक बन जाएगी। कौन, तो ये केंद्र सरकार, यानी सारा अधिकार किसके पास आ जाएगा, केंद्र सरकार के पास। और अगर मान लीजिए कि उसकी कोई जमीन है, इसने किराए पर दे रखी है, तो इसका जो किराया मिलता था वो भी किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को मिलेगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। अगला बिंदु है नागरिक दावे दायर करने या बचाव करने पर प्रतिबंध। अधिनियम किसी भी नागरिक अदालत या न्यायाधिकरण को नामित भगोड़े आर्थिक अपराधी को कोई नागरिक दावा दायर करने या बचाव करने से रोकने की अनुमति देता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 21 का मुद्दा आ जाता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अब यहाँ पे ये अदालत में जाकर के दायर कर सकता है केस कि मुझे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए, भले से मैंने ये अपराध किया है। तो भैया पहले तुमने जो किया उसको भी तो देख लो। तो इसी को रोकने के लिए कि ये अदालत में जाकर के कानूनी दाव पेच ना फंसा दे, इसको रोकने के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। मतलब यहाँ बहुत सारे हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का अधिकार मार करके तुम जा रहे हो खुद अपने अधिकार के बारे में कोर्ट में दायर करने, तो गवर्नमेंट आपसे भी होशियार है, पहले से इसको रोक रखी है इस अधिनियम के तहत। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 ने आर्थिक अपराधों से निपटने और क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में मदद करके भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे बात की जा रही है कि ऋण चूक के वसूली, अब क्या है, ये लोग ऋण लेकर के भाग गए थे। चलिए मान लीजिए ये लोग 50,000 करोड़ का ऋण लिए, इतना नहीं चुका पा रहे हैं, इतनी की संपत्ति नहीं निकली, लेकिन 10,000 करोड़ की होगी। वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए नाम दिया गया है विजय माल्या का। बात की जा रही है कि उदाहरण के लिए 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने, भगौड़े आर्थिक अपराधी विजय माल्या की 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली। इससे उन्हें भारतीय बैंकों पर बकाया ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वसूलने में मदद मिली थी। वही बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मान लीजिए 50,000 करोड़ लेकर के भागे, इतना नहीं मिले लेकिन 18,000 करोड़ ही मिली। जब 18,000 करोड़ मिली है तो कुछ हद तक तो इनका ऋण जो है वो वसूल हो रहा है, कुछ हद तक तो यहाँ पे किया जा सकता है। उसके अलावा बात करिए आर्थिक अपराधियों के लिए एक निवारक, यानी जो भी आर्थिक अपराधी हैं जो देश छोड़ करके भागते हैं उनको रोकने में भी ये सहायक हुआ है, उनको रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसने। उसके अलावा बात की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो यह अधिनियम आर्थिक अपराधों की जांच और अभियोजन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इससे देश से भागे आर्थिक अपराधियों के प्रत्यर्पण में मदद मिलती है। प्रत्यर्पण क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई अपराधी है, भाग करके विदेश में जाकर के छुप गया किसी अन्य देश में, ठीक है? अब ये देश से हम लोग संधि करते हैं कि भैया ये हमारे यहाँ का अपराधी है, वांटेड पर्सन, इसको भेजो इंडिया में। तो ये जब मान जाता है इसी को प्रत्यर्पण संधि कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर यहाँ से कोई अपराधी यहाँ पे जाता है, तो ये लोग वापस भेज देंगे, यहाँ से कोई यहाँ पे जाता है तो ये लोग वापस भेज देंगे। यानी किसी अपराधी को उसके मूल देश में भेजना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। उदाहरण के लिए भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी को ब्रिटेन में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह पीएनबी घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए भारत में प्रत्यर्पण का सामना कर रहा है। अगला पॉइंट है पारदर्शिता और जवाबदेही। अब देखिए क्या होगा इस अधिनियम के तहत, जिन्होंने अपराध किया उसको सजा देने का प्रावधान किया गया, उनको पकड़ने का प्रावधान किया गया। तो इससे ये भी पता चलता है ना कि हाँ अपराधी बैंक नहीं है, बैंकों की कोई गलती नहीं है, वो लोग तो लोन देंगे ही, उनका काम ही है, इसी बेस पे बैंक चलते हैं। तो यहाँ पे जो लेकर के भागा है, उसके ऊपर प्रावधान किया जाना चाहिए ना, उसको सज़ा दी जानी चाहिए, ना कि बैंकों को सज़ा दी जानी चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, पारदर्शिता भी बढ़ती है, जवाबदेही भी बढ़ती है। अन्यथा क्या होता है कि बैंकों के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जाता है कि बैंक ही खराब है, ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो पैसा लेकर के भागा उसकी जवाबदेही नहीं तय होती। पारदर्शिता कैसे आती? करता कोई और, भरता कोई और। इस अधिनियम की आलोचना किस आधार पर की जाती है? तो इसमें पहला पॉइंट है, अधिनियम के तहत कोई भी अदालत या न्यायाधिकरण एफईओ को अपनी अदालत या न्यायाधिकरण में नागरिक मामले शुरू करने या बचाव करने से रोक सकता है। यानी जो विशेष अदालत बनाई जा रही है पीएमएलए एक्ट के तहत, तो इसके तहत क्या करना है कि सिर्फ आर्थिक मामलों को ही देखना है, जो नागरिक मामले हैं उनको नहीं देखना है। ये आर्थिक भगौड़ा है तो उसको ठीक है, चलिए आप यहाँ पे विशेष अदालत बना रहे हैं, अच्छी बात है, उसको लेकर के चलिए, लेकिन इससे जुड़े किसी अन्य पहलू पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे बात की जा रही है कि अनुच्छेद 21 जो है इसका भी उल्लंघन होता है, क्योंकि यहाँ पे बात की जाती है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, और अनुच्छेद 21 की व्याख्या में न्याय पाने का अधिकार जो है ये भी शामिल है। जैसे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो मूल अधिकार है। अब नॉर्मल व्यक्ति को क्या होता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं या न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं। जबकि इनको क्या किया गया है, जो आर्थिक भगौड़े हैं इनके ऊपर रोक लगा दी गई इस अधिनियम के तहत, तो उसके बेस पे आलोचना की जाती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि एफईओ की संपत्ति जब्त की जा सकती है और केंद्र सरकार को हस्तांतरित की जा सकती है।
यह विशेष न्यायालय को उन संपत्तियों को बाहर करने की अनुमति देता है जिनमें तीसरे पक्ष का हित हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ज़मीन है, अब यहाँ पे ये ए नाम के किसी आर्थिक भगौड़े की है, जब सरकार जाती है इसको जब्त करने, तो पता चलता है कि कोई बी नाम का व्यक्ति आता है और कहता है कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, इतना हिस्सा मेरा है। तो अब सरकार इसको जब्त करे कि ना करे, इसका फैसला कौन करेगा? तो जो विशेष अदालत बनाई गई है पीएमएलए एक्ट के तहत, अगर ये अदालत ये कह देती है कि सरकार इतनी संपत्ति को जब्त ना करे क्योंकि इसमें किसी तीसरे पक्ष का मामला है, तो सरकार इसको जब्त नहीं करेगी, सिर्फ इतनी संपत्ति को जब्त करेगी। अब इसका फ़ायदा उठा करके जो भगौड़े हैं वो क्या करते हैं, अपनी बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे, बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे या किसी रिश्तेदार के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी संपत्ति। तो ल जाइए जब्त करिए, अब तो यहाँ पे तीसरा पक्ष आ गया। अब वो लोग गुहार लगाते हैं कि गलती तो उन्होंने की है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्यों सज़ा भुगतूँ? हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य कैसे चलेगा? तो ये सारी गुहार लगा करके, रो गा करके वो लोग क्या करते हैं, संपत्ति को बचा लेते हैं, फिर बाद में दोनों मिल कर के एन्जॉय करते हैं। तो ये भी एक आलोचना की जाती है। उसके अलावा बात करें कि हालाँकि ये परिभाषित नहीं करता है कि क्या केंद्र सरकार बिक्री राजस्व को अन्य दावेदारों के साथ विभाजित करेगी, जिनके पास ऐसा कोई हित नहीं है। उदाहरण के लिए जिनके पास ज़मीन नहीं है, यानी केंद्र सरकार को जो भी पैसा मिलेगा, जो भी राजस्व मिलेगा, क्या ये इसको अन्य हिस्सेदारों के साथ बाँटेगी? उसके अलावा बात की जा रही है कि तलाशी लेनी है अगर किसी की, तो यहाँ पे वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी गवाह की ज़रूरत पड़ती है कि पुख्ता सबूत है, चलो अब तलाशी लेंगे, सर्च वारंट निकलवाएँगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब मन किया तब जाकर के तलाशी ले सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे आदेश आया ऊपर से हमको तलाशी लेना है। तो इसकी भी आलोचना की जाती है कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि जब मन किया तब जाकर के तलाशी ले लो। जैसे आप देखेंगे सीबीआई मामले में, आर्यन खान के मामले में, यहाँ पे समीर वानखेड़े आई थिंक नाम था उनका ऑफिसर का, उन्होंने भी कुछ गलत प्रैक्टिसेज़ की थी। तो इसके दुरुपयोग की संभावना बन जाती है इसी तरीके से। ये मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के लिए समीर वानखेड़े का एग्ज़ाम्पल दिया है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। नाम शायद वही है, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वो नाम यही है शायद। जबकि वहीं देखेंगे 1973 की सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आपराधिक प्रक्रिया संहिता में, तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी की अगर सर्च करना है, तो उसके लिए पहले वारंट लेकर के आओ। आप देखेंगे ना मूवी में अक्सर दिखाता है कि सर्च वारंट है, तो वही बात की जा रही है यहाँ पे कि सर्च वारंट है तभी सर्च करो। जबकि इस अधिनियम के तहत आर्थिक भगोड़े अपराधी अधिनियम 2018 के तहत यहाँ पे सर्च वारंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके अलावा बात की जा रही है कि ये एफईओ की संपत्ति को जब्त करने की अनुमति देता है। यह अन्य नियमों से भिन्न है, जैसे कि 1973 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जहां भगोड़े घोषित होने के 2 साल बाद जब्ती अंतिम होती है। समयावधि प्रतिवादी के कानूनी हितों को खतरे में डाले बिना उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यानी 1973 की जो सीआरपीसी इसके तहत क्या किया जाता था, उनको 2 साल का वक़्त दिया जाता था कि जब एक बार आर्थिक भगौड़ा घोषित हो गए, तो 2 साल के भीतर-भीतर यहाँ पे कुछ न कुछ पेमेंट करा दो, ताकि क्या हो सके कि तुम्हारी जो संपत्ति है उसको जब्त ना किया जा सके, यहाँ पे टाइम दिया जाता था। लेकिन जो आर्थिक भगौड़ा अपराधी अधिनियम 2028 के तहत कोई टाइम नहीं दिया जाता है, यहाँ पे केस चलाया जाता है, अगर सिद्ध हो गए तो सरकार जब चाहे तब जब्त कर सकती है। तो इन बेस पे आलोचना की जाती है इसकी। आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं गुजरात घोषणा के बारे में। ये जुड़ा हुआ किससे? तो ये जुड़ा हुआ है पारंपरिक दवाओं से। अभी क्या हुआ हाल ही में, तो 2023 में पहली बार पारंपरिक दवाओं के लिए वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसी वजह से चर्चा में आ गया। यहाँ पे जो दस्तावेज अपनाए गए इसी को गुजरात घोषणा कहा गया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं डिटेल्स में। डब्ल्यूएचओ ने गुजरात घोषणा के रूप में पहले डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज जारी किया। इसी को गुजरात घोषणा कहा गया है। घोषणा में स्वदेशी ज्ञान, जैव विविधता और पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की गई है। डब्ल्यूएचओ ने रेखांकित किया कि सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिक समग्र, संदर्भ विशिष्ट, जटिल और व्यक्तिगत दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने, मूल्यांकन करने और जहां उपयुक्त हो लागू करने के लिए कठोर वैज्ञानिक तरीकों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं पहले डब्ल्यूएचओ पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन के बारे में। इसका आयोजन डब्ल्यूएचओ और आयुष मंत्रालय द्वारा मिलकर के कराया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सकों यानी कि डॉक्टर्स, नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर्स, शिक्षाविदों और अन्य विभिन्न हितधारकों को एक आम मंच पर एक साथ लाना, ताकि पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य और सतत विकास में कैसे योगदान देती है, उससे संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं, साक्ष्य और नवाचार को साझा किया जा सके। यानी इसका उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो एक मंच पे सारे लोगों को लाना, जैसे डॉक्टर्स हो गए, कौन से डॉक्टर्स जो पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, उनकी बात की जाए। उसके अलावा जो इसके शिक्षाविद हो गए, यानी कि जो शिक्षक हो गए इसके, उसके अलावा जो पॉलिसी मेकर हैं, इन सबको एक ही मंच पर लाना, ताकि और अच्छे से बातचीत की जा सके, वाद-विवाद किया जा सके और ये देखा जा सके कि इसमें इनोवेशन कैसे किया जा सकता है, इसको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर के चला जा सकता है। इसका महत्व क्या है? तो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा सदियों से समुदायों में स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रही है और इसने आधुनिक चिकित्सा ज्ञान को प्रभावित भी किया है। आज के लगभग 40% दवाएँ प्राकृतिक उत्पत्ति की, यानी ऐसी 40% दवाएँ हैं, जिनकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा ही होती है। जैसे मान लीजिए किसी पेड़-पौधे के द्वारा बनाई जा रही है या किसी औषधि के द्वारा बनाई जा रही है। कैसे अब बात की जाती है कि हिमालय के क्षेत्र में आज भी बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं, जिनमें प्रमुख है एस्पिरिन और आर्टेमिसिनिन। उसके अलावा बात की जा रही है कि वर्तमान समय में लगभग 170 देशों ने डब्ल्यूएचओ को पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग के बारे में सूचित किया है।
सुरक्षित लागत प्रभावी और निष्पक्ष नीतियों और विनियमों का मार्गदर्शन करने के लिए साक्ष्य और डेटा की मांग की है। उसके अलावा पारंपरिक चिकित्सा क्या होता है हम उसके बारे में जानते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने इसको किस रूप में परिभाषित किया है। स्वदेशी और विभिन्न संस्कृतियों द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य को बनाए रखने और शारीरिक और मानसिक बीमारी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए उपयोग किए गए ज्ञान, कौशल और प्रथाओं के कुल योग के रूप में इसको वर्णित करता है कौन, डब्ल्यूएचओ। अब यहाँ पे देखिए पारंपरिक चिकित्सा के बारे में डब्ल्यूएचओ का ये स्टेटमेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आंसर राइटिंग में तो उसको यूज कर सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा ऐसा बताया कि पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाएगा। उसके अलावा बात की जाए कि डब्ल्यूएचओ का कहना है इसकी पहुंच में एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो गई और हर्बल मिश्रण के साथ आधुनिक दवाएं जैसे प्राचीन प्रथाएं शामिल हैं। भारत में पारंपरिक चिकित्सा को अक्सर उन प्रथाओं और उपचारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जैसे कि योग हो गया, आयुर्वेद हो गया, सिद्ध हो गया, जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं। साथ ही अन्य जैसे कि होम्योपैथी जो वर्षों से भारतीय परंपरा का हिस्सा बन गए हैं। आयुर्वेद और योग का अभ्यास पूरे देश में व्यापक रूप से किया जाता है, जबकि सिद्धा प्रणाली का पालन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है। सोवा रिगपा प्रणाली मुख्य रूप से लेह लद्दाख और सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग में, लाहौल और स्पीति जैसे हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। देखिए पारंपरिक चिकित्सा का सीधा सा मतलब बस इतना समझिए, जो दादा दादी नानी नाना के नुस्खे होते हैं, नुस्खे होते हैं। कभी कभी यार चीज वो दिमाग में रहती है ना, जुबान से निकलती नहीं है, जुबान लड़खड़ाने लगती है, फिसल जाती है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, क्योंकि लेक्चर लंबा होता जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी इसको निपटा दिया जाए, मतलब ज्यादा टाइम और ना लिया जाए, क्योंकि फिर 1 घंटे का हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं इतना लंबा खींचने का। जैसे हमारे यहाँ पे कई बार बताया जाता है कि दूध में हल्दी मिला के पी लो, सारे दर्द गायब हो जाएंगे, दर्द खींच लेगा, चोट लगने पे भी दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे आप देखेंगे जो नारियल का तेल होता है इसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग इसको खाने के रूप में भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि जो पारंपरिक रूप से हम लोग यूज करते चले आए हैं सदियों से, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। और आप देखेंगे वर्तमान समय में क्या हो रहा है, बहुत सारे मुझे ऐसे इस बात पे आ रही है कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए क्या कहते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, भले से उसमें केमिकल यूज कर रहे हो, लेकिन ऐड क्या करते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। मुझे उस क्रीम का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, कोई क्रीम का ऐड चलता है गोरा होने के लिए, बेदाग होने के लिए, ऐसे बहुत सारे ऐड चलते हैं। हाँ, तो उसमें ये बताया था कि इसमें आयुर्वेद का प्रयोग किया गया है, हिमालय से खोज करके लाई गई जड़ी-बूटी, इस तरीके से, मतलब कुछ भी बस अपना प्रोडक्ट बिकना चाहिए। देखिए वर्तमान समय ऐसा है कि यहाँ पे आयुर्वेद हो गया, योग हो गया, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इनके कोई दुष्परिणाम नहीं होते। हाँ, बस यहाँ पे कोई ढोंगी ना मिल जाए, ये ध्यान रखना होता है। डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो गुजरात के जामनगर में खुला था उसके बारे में जानते हैं। 2022 में डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के सहयोग से गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। यह केंद्र पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित सभी वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है और साथ ही पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान, प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को आकार देने में सदस्य देशों को समर्थन प्रदान करता है। इसका महत्व क्या है, तो दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहली और एकमात्र वैश्विक चौकी है। अब चौकी चौकी कुछ जगह जानते हैं जो जिस पे सोया जाता है उसको भी चौकी कहा जाता है, तो वो वाली चौकी नहीं है, ठीक है? चौकी का मतलब कि केंद्र है। कुछ लोग सोचो कि यार ये तो चौकी है, इस पे चलो सो के आते हैं एक बार गुजरात के जामनगर में, मजा आएगा, पारंपरिक चिकित्सा से रिलेटेड है। चौकी का मतलब केंद्र से है, ठीक। पारंपरिक औषधियों का महत्व, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि एक अनुमान के हिसाब से लगभग 88% देश ऐसे हैं जो पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करते हैं, जैसे हर्बल दवाएं हो गई, एक्यूपंक्चर हो गया, योग हो गया, स्वदेशी उपचार हो गया और अन्य तरीके से यहाँ पे पारंपरिक औषधियों का, पारंपरिक चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। देखिए इसके पीछे वजह क्या है, जैसे हमारा देश हो गया, तो यहाँ पे चोट वोट लगने पे क्या करते हैं, तो दूध में हल्दी मिला के दे देते हैं। नारियल का तेल यूज करने की बात की जाती है स्किन के लिए। इसी तरीके से जब किसी का हाथ कट जाता है या उंगली कट जाती है, थोड़ा बहुत खून बहता है, तो हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हमारे देश की मिट्टी लगा लेते हैं। मतलब सोचिए क्या नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है यार, कि मिट्टी लगा लेंगे, उनको भरोसा है कि मिट्टी लगने से ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही अन्य देश भी होंगे जहाँ पे स्थानीय स्तर पर कुछ ना कुछ प्रथाएं चलती आ रही होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज रही होगी कि अगर चोट लग जाती है तो ये कर लो, या उनके यहाँ भी कोई औषधि पाई जाती होगी। तो उसी की बात की जा रही है कि लगभग 88% देश ऐसे हैं जो विभिन्न रूपों में पारंपरिक चिकित्सा को अपना रहे हैं, पारंपरिक दवाओं का यूज करते हैं। 170 राज्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग की रिपोर्ट करते हैं और डब्ल्यूएचओ से उनका प्राथमिक अनुरोध साक्ष्य के लिए है। यानी 170 राज्य ऐसे हैं जो पारंपरिक चिकित्सा को अपनाने के लिए उत्सुक तो हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं डब्ल्यूएचओ से कि इसके लिए साक्ष्य दीजिए हमें, मतलब प्रूफ दीजिए कि हाँ ये चीज़ सही है, इसका दुष्परिणाम नहीं होगा। जैसे जो एलोपैथी होती है, जो अंग्रेजी दवाएं से समानता जिसको हम खाते हैं, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च होती है। तो रिसर्च के बाद इनको प्रूव किया जाता है, उसके बाद ये दवाएँ मार्केट में आती है। तो इस तरीके से बात की जा रही है कि जो पारंपरिक दवाएँ हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, इसके ऊपर भी रिसर्च की जाए, इनको भी प्रूव किया जाए और तब इनको मार्केट में लाया जाए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि ठगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ढोंगी मिल जाते हैं तो ठग लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि और भी साक्ष्य जुटाए जाएँ इसके बारे में।
पारंपरिक चिकित्सा दुनिया भर के समुदायों में सदियों से स्वास्थ्य के लिए एक अभिन्न संसाधन रही है और पारंपरिक चिकित्सा तक पहुंच में असमानता वाले कुछ लोगों के लिए अभी भी मुख्य आधार है। अब देखिए होता है कि जो एलोपैथी है यानी जो हमारा मॉडर्न इलाज है, ये इतना महंगा है कि गरीब आदमी तो इसके इलाज से ही मर जाएगा। मतलब उसको इलाज कराने से बेहतर लगेगा कि मेरी जान ही चल जाए। आप देखें ना कि एक-एक जो जाँच होती है वो भी 10-10 हज़ार रुपए से ज़्यादा की होती है। इतने में तो बेचारे पढ़ने वाले लड़के 2-2 महीने रह लेंगे यार। तो यहाँ पे 10 हज़ार से ज़्यादा की सिर्फ़ जाँच हो जाती है। बाद में पता चलता है कि कुछ भी नहीं था, डॉक्टर की कमीशन के लिए यहाँ पे जाँच करवाई गई थी। अब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर लोग हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। वो जाके चेकअप भी कराते हैं, इलाज भी कराते हैं। जो बेचारे गरीब हैं, वो इलाज कहाँ से कराएँगे? उनको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम होने पे भी क्या करते हैं, कभी यहाँ पे औषधि लगा ली, कभी किसी पेड़-पौधे को काट के लगा लिया, यहाँ पे हाथ पे बाँध लिया, कभी हल्दी पी ली, कभी नारियल का तेल यूज़ कर लिया, कभी अपने देश की मिट्टी यूज़ कर ली। इस तरीके से लोग काम चलाते हैं। उसके अलावा बात करें कि पारंपरिक चिकित्सा बढ़ते खरबों डॉलर के वैश्विक स्वास्थ्य, कल्याण, सौंदर्य और फार्मास्यूटिकल उद्योगों का भी हिस्सा है। 40% से अधिक देश फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, प्राकृतिक उत्पादों और पारंपरिक दवाओं से उत्पन्न एस्पिरिन और आर्टेमिसिनिन सहित ऐतिहासिक दवाओं पर आधारित हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के योगदान को अभी तक पूरी तरह से महसूस नहीं किया गया है, क्योंकि लाखों मान्यता प्राप्त पारंपरिक चिकित्सा श्रमिकों, सुविधाओं, व्यय और उत्पादों का पूरा हिसाब नहीं दिया गया है। अब ये है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका नाम है डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आए दिन चर्चा में रहती है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं भैया। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा 6 अर्ध-स्वायत्त कार्यालय भी हैं। अब ये कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है, यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक हो गया और यहाँ पे द अमेरिकाज़। आप सबने एक चीज़ नोटिस की, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला इसका मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वो कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली, इंडिया में है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक हिस्सा है। डब्ल्यूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। इसके द्वारा कौन-कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट हो गई, वैश्विक पोषण रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट हो गई, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट हो गई, शहरों पर विश्व रिपोर्ट हो गई। तो ये सारी रिपोर्ट इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कल हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में एक्यूआई जो था, इसको डब्ल्यूएचओ ने एक दिशा निर्देश जारी किया था 2021 में। तो कल हम लोगों ने डब्ल्यूएचओ के बारे में डिस्कस नहीं किया था। आज हम लोग डब्ल्यूएचओ के बारे में डिस्कस कर लिए हैं और मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया था क्वेश्चन कि 2021 वाला जो दिशा निर्देश था डब्ल्यूएचओ का, उससे सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया था यार, यूपीएससी मेंस 2021 में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए वो क्या है, पहले क्या थे, अब क्या है, और 2005 और 2021 की तुलना करके हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ाई भी की थी। तो आप सोचिए 10 नंबर आपका ऐसे ही एक टॉपिक से खटाक से मिल गया, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सिर्फ सुना था। ये क्वेश्चन मैं इसलिए शेयर किए थे ताकि आप लोग को ये पता चले कि देखिए किस लेवल पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोग को बस कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। कभी भी डाउट हो तो पीवाईक्यू उठाइए, उसको चेक करिए कि सही लेवल पे पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है। यही एक सबसे अच्छा तरीका है चेक करने का कि अगर कोई पढ़ा रहा है तो पीवाईक्यू उठा के देखिए। अगर सही पढ़ा रहा है तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक जो लगातार बना रहता है उसके बारे में देखिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई किस लेवल पे पढ़ा रहा है। आप में से कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को हल किया है? यहाँ पे बात की जा रही है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के काला जीरे को जीआई टैग मिला है। देखिए भले से नाम में जीरा हो लेकिन ये जीरा है नहीं, ये राइस है, चावल है, ठीक है? तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये उड़ीसा के कौन से जिले में होता है? तो कोरापुट जिले में होता है। यहाँ पे किसानों ने क्या किया, तो पेड़ों से काला जीरा चावल की खेती की है। इसे चावल के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है और ये एक सुगंधित किस्म का चावल है। और जो यहाँ पे कोरापुट जिले के वर्तमान आदिवासी इनके समुदायों के जो पूर्वज रहे थे, ये लोग भी इसको उगाते थे। उसके अलावा बात की जा रही है कि ये अपने काले रंग, अच्छी सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। प्राचीन पाठ में बताया गया कि काला जीरा चावल याददाश्त में सुधार करता है और मधुमेह को नियंत्रित करता है। इसकी ज़रूरत हम सबको है। हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को याददाश्त की बहुत ज़रूरत है भाई। अगर हम लोग को सारी चीज़ें याद रहेंगी तो जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चलिए हम लोग चावल लेके आते हैं उड़ीसा से, काला जीरा चावल लेकर के आते हैं ताकि याददाश्त में सुधार हो सके। ऐसा माना जाता है कि ये हीमोग्लोबिन के स्तर और शरीर के चयापचय को भी बढ़ावा देता है, यानी हीमोग्लोबिन में जिसको कहते हैं कि खून की कमी हो गई है, तो हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, उसमें भी सुधार करता है, यानी कि खून की कमी को सही कर सकता है। इस सुगंधित अनाज में ऐंठन रोधी, पेटनाशक, वाताहार, जीवाणु रोधी गुण होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे गुण ऐसे पाए जाते हैं, जो कई सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। चावल कोरापुट जिले के तुल्ला, पात्रापुट, पुजारीपुट, बालीगुड़ा और मोहोली क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। देखिए अगर बोलने में कुछ गलती हो गई ना ये क्षेत्र के नाम, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, नाम थोड़े से टफ होते हैं। कोई है कि नहीं भैया उड़ीसा से जो लेक्चर सुन रहा हो? यहाँ पे बात की जा रही है स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में। ये 2023 के लिए किसको दिया गया है? तो डॉक्टर पीवी सत्यनारायण को दिया गया है। ये किस लिए दिया जाता है? तो जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें विशेष योगदान देने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ये पुरस्कार है, स्वामीनाथन पुरस्कार। अब देखिए स्वामीनाथन जी कौन थे? मिस स्वामीनाथन।
तो ये हमारे यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो सीधी-सी बात है कि ये कृषि से जुड़े हुए थे तो इसी क्षेत्र में दिया जाएगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ़ भारतीयों को नहीं दिया जाता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के बारे में, तो इसको 2004 में शुरू किया गया था। किसके लिए? तो उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जीवन काल के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, जिन्होंने भारत के विशेष संदर्भ में कृषि अनुसंधान और विकास और कृषि की समग्र खाद्य सुरक्षा और स्थिरता में महान प्रभाव और उत्कृष्ट योगदान दिया हो। इसका नाम भारतीय कृषि के पुरोधा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। यह एक द्विवार्षिक पुरस्कार यानी प्रत्येक वर्ष नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रत्येक दूसरे वर्ष दिया जाता है, जिसका गठन सेवानिवृत्त भारतीय कृषि अनुसंधान कर्मचारी संघ और नजीवीर सीड्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 1 पदक दिया जाता है और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए किसी भी देश के नागरिक योग्य हैं, यानी देश कोई भी हो, नागरिक कोई भी अगर भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट काम करता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो। बोलने में जो भी गलती होगी उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।